अब हमारे साथ पिनाक रंजन चक्रवर्ती जुड़े हुए हैं। आप बांग्लादेश में भारत के पूर्व उच्चायुक्त रहे, हाई कमिश्नर। और पिनाक जी की आवाज़ कई फोरम पर आपने सुनी होगी। बांग्लादेश हिंदुस्तान को लेकर के अभी जो माहौल है, उस माहौल में एक ऐसी आवाज़ जो बहुत भरोसे की है और दोनों देशों के रिश्तों को बहुत बेहतर तरीके से समझ रही है। पिनाक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जो इंडिया का डेलीगेशन बांग्लादेश जा रहा है, इस डेलीगेशन के जाने का कोई फ़ायदा आप देख रहे हैं मौजूदा माहौल में? नहीं, देखिए, बातचीत तो होनी चाहिए। हमने हमेशा ये स्टैंड लिया है कि कोई भी वहां पे सत्ता जिसके हाथ में हो, हम उससे बातचीत करें, क्योंकि वह उसके अलावा कोई क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारे जो जो संबंध है वो दूसरे तरह के हैं। जी। मतलब एक हिस्टोरिकल है, सिविलाइजेशनल है। और बांग्लादेश हमेशा इंडिया के साथ एक दोस्ती का जो जो संबंध है वो रहा है। चाहे थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर होता है, जब वो डिक्टेटर आए तब उनके साथ उतना अच्छा नहीं था, पर बाय एंड लार्ज एक 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 सतह पर था कि जहां से हम लोग जो जो काम है, बायलैटरल जो रिलेशंस है उसको हम बढ़ाते रहे। मुझे याद है 2007 में जब मैं वहां था पहली जी। बार, हाई कमिश्नर बन के गया। तो पहली बार तो नहीं, मैं पहले डिप्टी हाई कमिश्नर भी था। तो वहां पे तब एक वो केयर टेकर गवर्नमेंट अचानक जो आर्मी ने मतलब जो बैकिंग से केयर टेकर गवर्नमेंट नया बन गया। हमने उनके साथ काम किया, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। हमने अम, अम, जब उनके साथ काम करके पहला ट्रेन चलाया था हम्म। वहाँ ढाका और कोलकाता के बीच। तो सर, ये सब मैं काम तो हुए। हिंदुस्तान के लोगों के, दर्शकों के लिए, क्योंकि आपसे बेहतर कोई दूसरा आदमी बांग्लादेश को लेकर के नहीं अपनी बात रख सकता है। जैसे वहाँ हिफाजत इस्लामी है, जमात इस्लामी है, बीएनपी है, आज की तारीख में ये केयर टेकर गवर्नमेंट में है। केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो वैलिड गवर्नमेंट नहीं कही जा सकती है, एक वैकल्पिक व्यवस्था है। इनकी बांग्लादेश के भीतर जो ज़मीनी पकड़ है वो कैसी है? कितना मास बेस है इनका? देखिए, अगर आप थोड़ा बहुत देखें, अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश करते हैं, अवामी लीग सबसे बड़ी पार्टी है। जी। और उसी उनके वो जो है वो मतलब जो फ्रीडम स्ट्रगल था उनमें उनका सबसे ज्यादा था। तब तो बीएनपी बनी भी नहीं थी। हम्म। और जमातियों ने तो पाकिस्तानी आर्मियों के साथ हाथ मिलाकर लाखों हजारों लोग मारे। तो वो जमाते इस्लामी हमेशा प्रो पाकिस्तान रहा है। और उनको कभी भी पार्लियामेंट में कभी भी मेजॉरिटी नहीं मिली है और न मिलेगा। और उनको उनका जो वोट शेयर है, अगर आप देखें, एग्जामिन करें स्टैटिस्टिक्स, तो कभी भी 9-10% से ज्यादा बढ़ता नहीं। ये हम्म। आप पाकिस्तान में भी देख सकते हैं कि वहां पे जो जमात इस्लामी फलाना इस तरह के जो हैं, वो भी कभी इलेक्शन नहीं जीतते हैं, वो किसी के साथ हाथ मिलाते हैं। सर, यही बांग्लादेश में हुआ था जब ऐसे जमात। में एक ऐसी सरकार आ गई है जो शेख हाँ, मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ती है, इतिहास से उनके नाम हटा रही है, जो रुपए हैं उनके ऊपर से उनकी तस्वीरें हटा रही है। शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना, अवामी लीग, हिंदुस्तान, यह सब कुछ जो है वो अच्छा नहीं है बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वो सर उठाने लगी हैं। उनको लगता है कि जो इस्लामिक व्यवस्था हो सकती है, शरिया है, वो अच्छा है, पाकिस्तान हमारे लिए अच्छा हो सकता है। यह जो मानसिकता है, ये मुट्ठी भर लोगों की बांग्लादेश के भीतर है, या बांग्लादेश के भीतर यह मानसिकता भरी जा रही है? देखिए, एक चीज हमें याद रखना पड़ेगा। जब 1971 में बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ था, जी। आपको ये समझना चाहिए 30 से 35% उनकी पॉपुलेशन जो थी वो प्रो पाकिस्तान थी। ये तो मुस्लिम लीग के सब वंशधर है ना। वहां पे भी मुस्लिम लीग कहाँ कहाँ एस्टैब्लिश हुआ था? ढाका में हुआ था 1906 में। बिल्कुल सही है। उनकी जो नस्लें हैं वो तो हमेशा प्रो पाकिस्तान रही है। अब बात यह है कि जो मेजोरिटी तब थी वो लड़के उन्होंने इंडिपेंडेंस ले लिया मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में। और वो अवामी लीग में के नेतृत्व मतलब नेता थे। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी जो आप देख रहे हैं, ये
एक टेम्पररी इमरजेंसी सिचुएशन में लेकिन एक एक सरकार वोलेटाइल सिचुएशन भी है सर। इसमें वोलेटाइल भी है। अब तो काफी चाइना वायलेंस भी हो चाइना रहा और है, हिंदुओं के पाकिस्तान। खिलाफ हो रहा है, बहुतों के खिलाफ हो रहा है। जी, चाइना और अभी इनका पाकिस्तान। मकसद जो मैं समझ रहा हूँ जी। वो ये है कि वो कट्टरपंथियों के साथ हाथ मिला के स्टूडेंट लीडर्स वगैरह, और उसमें यूनुस साहब भी शामिल हो गए हैं, कि अवामी लीग को किसी तरह से खदेड़ा जाए इतनी बुरी तरह से कि अगले इलेक्शन में जब वो होगा तो बीएनपी और ये जो इस्लामी कुछ पार्टी गुट है वो कोalition बना के वो सत्ता आ जाए। हासिल कर पाए। पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन में अवामी लीग को वो बैन तो कर नहीं सकते। वो तो अवामी लीग फिर खड़ी होगी, शायद ना जीते इस बार। लेकिन मेरा सवाल सर ये है कि चाइना और पाकिस्तान ये दोनों अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को लेकर के बांग्लादेश में बहुत एक्टिव हैं। पाकिस्तान ने अपने वीज़ा के नियमों में ढिलाई दी है, बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान के लोगों के लिए वीज़ा नियमों में ढिलाई दी है। चाइना के जो डिप्लोमेट्स वहाँ हैं उन्होंने ये जमात इस्लामी और हिफाज़त इस्लामी के नेताओं को दावत दी, और उस दौरान जब हिंदुस्तान तो वहाँ के हिंदुओं पर हमले हो रहे थे। चाइना और पाकिस्तान के रोल को आप बांग्लादेश के भीतर किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, चाइना जो है वो देख रहा है कि ये लोग सत्ता में आने वाले हैं तो इनकी खातिर किया जाए, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट में देख रहे हैं कि इनके साथ हम लोन वगैरह बीआरआई के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मिल रहे हैं। उनका मेन इंटरेस्ट अभी इकोनॉमिक है, हथियार बेचने का है, इस तरह की बात। और वो चाहते, वो भी समझ रहे हैं कि इसमें अमेरिका का हाथ था, और अमेरिका अगर हावी हो जाए तो वो नहीं चाहते। वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान का मकसद जो था पहले कि इनके साथ हाथ मिला के हम फिर इंडिया को तंग कर सकते हैं, टेररिस्ट भेज सकते हैं, हम हथियार दे के जो हमारे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको फिर दे सकते हैं, जो उन्होंने किया था जब 2001 से 2006 में जब उनका गवर्नमेंट। तो ये फिर रिपीट हो सकता है, तो हमको तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। पर ऐसी बात नहीं है कि हमने उनसे बातचीत नहीं करी थी, हमने बातचीत करी थी, और हमने कोशिश की थी कि उनको समझाने के लिए कि ये आप करेंगे तो आपके खिलाफ हम भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक तरफा नहीं होता है। तो मैं समझता हूं कि अगर बीएनपी जमात की गवर्नमेंट फिर वापस आ जाए, जो मुझे लग रहा है होगा, क्योंकि उनके लिए जो जो ग्राउंड है वो तैयार किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि वो शायद वो पुरानी बातें ना दोहराएं। बीएनपी के लोग जो यहाँ दिल्ली आते हैं उनसे मैंने सुना है कि देखिए जो गलतियां पास्ट में हो गई वो अब नहीं रिपीट होगा। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमने पसंद नहीं किया था शायद वो उसी का जिक्र कर रहे होंगे। तो पाकिस्तान की तरफ जो रुख है वो बेसिकली जमातियों का है, और जो इस्लामिक जो और गुट है, कट्टरपंथी जैसे ताकतें हैं, इस्लामी बीएनपी भी आंदोलन है, लगभग उसी इस्लामी टेम्परामेंट की मजलिस है, पार्टी है। ये देखिए इनका जो इस्लामिक नेटवर्क है वो तो काफी स्ट्रांग रहता है, वो दुनिया भर में है, सिर्फ पाकिस्तान में। पाकिस्तान भी मौका देख रहा है कि इस बार इस तरह के सरकार में हमको कुछ फायदा मिल जाए, हम इंडिया के खिलाफ वहां से कुछ कार्रवाई कर सके, क्योंकि उनका तो एक पॉइंट एजेंडा होता है ना कि इंडिया को किस तरह से मतलब वो किया जाए, मतलब परेशान किया जाए। सर एक सवाल है, योगेश गुप्ता जी भी थे, वो ये कह रहे थे कि अभी बांग्लादेश के भीतर जो तख्ता पलट हुआ और अब यूनुस की सरकार आई है, ये दरअसल अमेरिकी शह पर हुआ है। अमेरिका ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के चलते वहाँ तख्ता पलट करवाया है। अगर वहाँ ट्रंप आते हैं जनवरी में तो ये हालात बदलेंगे, समीकरण बदलेंगे, और बहुत कुछ दुनिया में है जो बदल जाएगा। इससे आपकी सहमति है? देखिए कुछ ना कुछ तो बदलेगा, पर मैं ये नहीं समझता कि सब कुछ बदल जाएगा। जिन्होंने तख्ता पलटा है वो तो हमें मालूम है, CIA है, स्टेट डिपार्टमेंट है, वही लोग रहेंगे। वो ट्रंप को समझाने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये हमारे हित में था। अब पता नहीं ट्रंप साहब उसको मान जाएंगे या नहीं मानेंगे। तो मुझे पर जो अभी तक जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं ट्रंप साहब ने, उसमें थोड़ी तो हलचल तो मचा है बांग्लादेश में, क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं कि अब ट्रंप आएंगे तो किस तरह की पॉलिसी होगी, पर ज्यादा बदलाव नहीं होगा। पर मेरे साथ इंडिया के साथ ट्रंप के रिश्ते अच्छे होंगे, तो उसमें हम लोग में समझौता हो सकता है कि बांग्लादेश में क्या हम लोग का अप्रोच क्या रहेगा, और मुझे लगता है वही पॉजिटिव काफी है। वैसे हमने तो बातचीत करना शुरू कर दिया है, हमारे हाई कमिश्नर सबसे मिल चुके हैं, हमारी कल फॉरेन सेक्रेटरी भी जा रहे हैं, वो भी बातचीत करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्टूडेंट लीडर्स हैं ये यंग हैं, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, और कुछ ऐसे लोग उन्होंने चुन के इंटरिम गवर्नमेंट में डाल दिए हैं। जो यूनुस साहब तो ऊपर बैठे हैं वो तो एक अच्छा चेहरा है उनका,
पर कंट्रोल कितना है मुझे तो डाउट है, नहीं बहुत मालूम है। ज्यादा। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे है, अ, यह जो अभी की स्थितियां हैं, इसमें हिंदुस्तान की खातिर, हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए आप फिलहाल कितनी गुंजाइश देखते हैं? क्योंकि वहाँ हुआ ये है कि हिंदुओं पर अगर हमला बंद हो जाए तो ये तनाव ही ख़त्म हो जाता है। ये जितना फसाद है सिर्फ इसलिए है कि आपने सरकार हटा ली अपने यहाँ की, लेकिन आपने एक कम्युनिटी को टारगेट कर लिया, आपने उनके ऊपर हमले कर दिए और कुछ संतों को आपने अंदर डाल दिया है। भारत के भीतर आक्रोश इसको लेकर के है। तो यानी कि अगर हमले बंद हो जाएं, टारगेट करना बंद कर दें तो माहौल समान हो जाएगा। इसका मतलब कि जानबूझ करके हमले किए जा रहे हैं कि तनाव बना रहे। तो यह तो देखिए, कोई कारण है। कुछ लोग सरकार में हैं जो जमातियों के साथ उनका जो यूथ विंग है वही करते हैं ये सब ज्यादातर, या फिर हिफाजत वाले हैं। अब हिफाजत का एक लीडर तो इंटरिम गवर्नमेंट में बिठा दिया उन्होंने। जी। तो ये इस तरह की चीजें वहां हो रही हैं, पर ये कहां तक चलाएंगे वो? उनको ये पता होना चाहिए कि भारत उनके ऊपर काफी प्रेशर डाल सकता है, जो हमने अभी तक डाला नहीं है। सिर्फ वीजा का वो जो ऑपरेशन है वो बंद हुआ है क्योंकि वहां सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो गई थी। अब वो चालू करेंगे या नहीं करेंगे ये डिस्कशन होगा कल, जब एफएस वहां पहुंचेंगे और बातचीत करेंगे। तो वो तो कहेंगे कि भाई अब नॉर्मलाइज करना है। अब वो तो हमें तो वो फिर देखना पड़ेगा कि उनका मूड क्या है, रुख क्या है। उसी को जानने के लिए डेलीगेशन जा रहा है, बातचीत डेलीगेशन जा रहा करेंगे। है और इस डेलीगेशन से जो भारत बांग्लादेश संबंधों को जानने वाले लोग हैं, पिनाक रंजन चक्रवर्ती की तरह, उनको उम्मीद है कि इससे थोड़ी बहुत राहत तो निकलेगी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने। थैंक यू सर, थैंक्स लॉट। थैंक यू। और अब सीरिया।